हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में स्वागत है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है आपका बहुत ही अच्छा, और इस चैप्टर में से निकलेगा बहुत ज्यादा एग्जाम में, प्रत्यावर्ती धारा। ये चैप्टर इतना इंपोर्टेंट है, इस चैप्टर में से आपका 5 to 10 निकलता है 100%। 5 to 10 नंबर प्रत्यावर्ती धारा। सॉरी, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ, तो पहले वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ते हैं, फिर चलेंगे इस पर। तो सभी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आ जाएंगे। तो अभी एक चैप्टर और रह गया बीच में इसका। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आ जाएंगे सभी के सभी भाई। अच्छा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है इससे पहले। तो सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ते हैं, फिर चलेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहले आपका आता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का मीनिंग हो गया कि अगर आप किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। दोबारा समझ लेंगे कि अगर हम किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है जी। इसके आगे अब हम इसमें चलते हैं, मेन पॉइंट पे बात करते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका ये चल रहा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है जी। तो इसमें अब आगे हम चलते हैं और इसमें पढ़ते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जैसे वैद्युत फ्लक्स था, तो आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो जैसे वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा था, उसमें वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा था कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ से कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यह एक प्रॉपर सी डेफिनेशन में पढ़ूं तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। मान लीजिए कोई पृष्ठ आपने जाना, पृष्ठ सपोज कर लिया कोई ऐसा पृष्ठ आपका है भाई, और इसमें कोई अल्पांश आपने काट लिया कि भाई ये आपका अल्पांश है, यहाँ से ऐसे इसमें से चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, चुंबकीय बल रेखा आपकी ऐसे गुजर रही है, ये गुजर रही है ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, तो ये आपने मान लिया कि ये अल्पांश आपने काटा और इसका क्षेत्रफल सदिश कितना है, डीए वेक्टर है। कितना है भाई, डीए वेक्टर। ऐसे तो मानते हैं लंबवत होता है हमेशा, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, और दोनों के बीच कितना कोण है, थीटा। तो अगर आप यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं तो पहले भी आपने निकाला था, डी फाई बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीए। या डी फाई बराबर कितना था आपका, बी डीए कोस थीटा। क्या पहले जैसा चल रहा है, पहले भी तो ऐसे ही करा था भाई पहले, और इसमें कोई परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसका मीनिंग होता है कि डी फाई बराबर आपका हो गया कि बी गुणा क्षेत्रफल सदिश का क्षैतिज घटक, क्षेत्रफल सदिश का क्षैतिज घटक। इसका मतलब ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है भाई। तो डी फाई बराबर आपका हो गया, अगर मैं यहाँ लिखूं बी गुणा क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश घटक। ठीक है, वो आप यहाँ से लिख देंगे, डी फाई निकलता आ जाएगा। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, तो फाई बराबर समाकलन हो जाएगा किसका समाकलन, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, या फाई बराबर बी डीए कोस थीटा। जिसका कुछ हो नहीं सकता उसे बाहर ले दो, जिसका कुछ हो सकता है उसे अंदर रखो। समझ में आई बात भाई। तो बी कोस थीटा समाकलन ऑफ डीए, और समाकलन ऑफ डीए को क्या लिख सकते हैं आप, ए ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। ऐसे फॉर्मूले को आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन ऑफ डीए, यदि समाकलन ऑफ डीए बराबर कितना हो, ए हो, तब फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी ए कोस थीटा। बात समझ में आ गई। यदि
यदि बी व ए, बी समझ रहे होंगे चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के बीच कोण कितना हो, के बीच कोण कितना हो, बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात ये एक ही रेखा पे हो। उस स्थिति में क्या होगा, फाई बराबर बी ए कोस 0, कोस 0 का मान 1 और फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका। अगर ये दोनों एक ही रेखा पे होंगे और एक ही दिशा पे होंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री और फाई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, बी ए। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। तो ये आपके फॉर्मूले आपके चुंबकीय फ्लक्स के निकल के आ चुके। मात्रक अगर आपको स्टडी करना है तो मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर, सॉरी न्यूटन मीटर पर एम्पियर। मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। और विमेय सूत्र में इसी से निकाल रहा हूँ, इसके विमा इसी से निकाल रहा हूँ। कैसे देखो, न्यूटन क्या होगा ml t की पावर -2 और मीटर की बात हुई, मीटर की बात हुई तो L ऊपर आएगा, एम्पियर नीचे, ए नीचे आ गया। तो ये हो गया ml स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -1। ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है भाई, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या। इसके अन्य भी मात्रक होते हैं, इसके मात्रक होते हैं और मैक्सवेल और वेबर। क्या मात्रक होते हैं, मैक्सवेल और वेबर। मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी, याद रखेंगे। और ये हो गया आपका वेबर, ठीक है जी। मैक्सवेल और वेबर इसके मात्रक होते हैं। समझ में आ रही बात। अगर आपका चुंबकीय फ्लक्स बाहर निकल रहा है, जैसे पहले सब पढ़ा थे ना विद्युत फ्लक्स, अगर चुंबकीय फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है बाहर, तो हमेशा धनात्मक लेंगे। कैसा लेंगे, धनात्मक। और अगर आपका अंदर की ओर ऐसे आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स अंदर की ओर, तो हमेशा कैसे लेंगे, ऋणात्मक। इसे लेंगे हम ऋणात्मक। ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। इससे आगे आता है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको बताया था मैंने, जो इससे पहले आपको बताया था, जिसमें डेफिनेशन शुरू में स्टार्टिंग में चैप्टर के बताई थी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन नहीं थी, वो थी आपकी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ था कि सन 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने इसमें क्या किया था कि ऑस्ट्रेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में आपको मैंने करा दिया पिछले चैप्टर में। ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट किया आप लोगों ने। तो ऑस्ट्रेड के एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया था कि जब किसी चालक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये किसकी परिकल्पना थी, ऑस्ट्रेड की। अब इसके बाद फैराडे ने एक कल्पना की, माइकल फैराडे ने एक कल्पना की कि यदि किसी कोयल कुंडली में या किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम किसी कुंडली के पास कोई चुंबक लेके जाए, कोई कुंडली आपकी, अगर उसके पास हम कोई चुंबक लेके जाते हैं तो उस कुंडली में भी तो विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है भाई। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करें कुंडली में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। इसके अपोजिट अगर आप कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी कुंडली के पास लेके जा रहे हैं तो उसमें भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। और इस घटना को कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसके लिए उन्होंने क्या करा कि मान लिया कि एक कुंडली ली ऐसे, एक कुंडली ऐसे ली और यहां से उसने लगा दिया एक, उन्होंने यहाँ क्या लगा, एक जो है ना धारा डिटेक्टर बोल दिया, धारा मापी बोल दिया, ठीक है। एक धारा मापी यहाँ से उन्होंने लगा दिया जो रीडिंग देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, जो यहाँ से डिनोट करेगा, ऐसे रीडिंग देगा। बात समझ में आ गई। ये लगा हुआ है आपका धारा मापी, ठीक है भाई। ये एक कुंडली ले ली और उसमें एक धारा मापी लगा दिया। अब उन्होंने क्या करा कि एक चुंबक को लेके गए, एस पोल को, उसके एस ध्रुव को लेके गए, ठीक है। जैसे एस ध्रुव को वे उसके पास लेके गए तो ले जाने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें विक्षेप होना शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ, विक्षेप होना शुरू हो गया। और कैसे विक्षेप हो रहा है इसमें कि विक्षेप होना शुरू हो गया कि ये सुई इसकी जो है ना घूमनी शुरू कर देती है। बात समझ में आ गई। मतलब भाई धारा मापी की जो सुई होती है वो तो यहाँ होती है, ऐसे ऐसे तो होनी चाहिए, लेकिन सुई किधर चली जाएगी, आपके बाएं हाथ की ओर। किधर, बाएं हाथ की ओर। और जो एस ध्रुव आप लेके आ रहे हैं तो ये एस ध्रुव एस ही दिशा में, एस दिशा कैसे, ऐसे
एन तो बनता है आपका एस, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि धारा ऐसे धारा इसमें प्रवाहित इस दिशा में बहनी शुरू हो जाएगी। बताओ बात समझ में आ गया, ठीक है। इसके अपोजिट जब आप ये धारा मापी लगा हुआ है कुंडली के पास, ये कुंडली हो गया आपकी, पहले एस लेकर आए, अब की बार क्या लेकर आ रहे, एन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर एन लेके आ रहे हैं तो अब की बार एन जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, एन। तो मीन्स ऐसे ये आपका मीन्स एन कैसे जनरेट होगा, ऐसे होता है आपका ये एन होता है, ठीक है भाई। एन का मतलब है कि धारा की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी, ऐसे बहना शुरू हो जाएगी धारा। पता बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये आपकी यहाँ से सुई लगी ऐसे, जो आपकी, और अब की बार जो सुई है वो किधर जाएगी, दाएं हाथ की ओर, किधर जाएगी अब की बार, दाएं हाथ की ओर, ठीक है भाई। इसके अपोजिट कि यदि ये तो कब था जब चुंबक को हम पास लेकर आ रहे थे, इधर लेकर आ रहे थे, यदि हम चुंबक को दूर लेकर जाते हैं, क्या करते हैं भाई, मान लिया एन को दूर लेकर जा रहे हैं, केस हो सके ना ये सारे के सारे, ठीक है। अगर आप चुंबक एन को ऐसे दिखा दो, किधर लेके जा रहे हैं, ऐसे बाहर की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो तब आपका ये आपका काम करेगा एस की तरह, किसकी तरह काम करेगा, और एस कैसे होता है, एस होता है ऐसे होता है ना। तो धारा कैसे प्रभावित होगी, पहले से विपरीत दिशा में, समझ में आ गया भाई। और जो सुई है वो भी क्या होगी, पहले से विपरीत दिशा में डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस दिशा में, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट केस क्या हो सके भाई, ये किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करा था, वो हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे कुछ भी, कि जब आप एन को लेके जा रहे थे, अब की बार क्या लेके जावे, एस को बाहर की ओर लेके जावे, तो कैसे काम करेगा, एन की ओर। एन कैसा होता है, एन कैसा होता है, बात समझ में आ गई। तो मीन्स दिशा कौन सी हो जाएगी, वैद्युत धारा की, बताओ बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। और दिशा इसकी किधर हो जाएगी, उल्टी पहले से, समझ में आई बात। तो भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट किया किसने, फैराडे ने, और देखा कि जब आप चुंबक का एस ध्रुव किसी कुंडली के पास लेकर आते हैं तो धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, और ये जो इसका ध्रुव है ये एस ध्रुव की तरह कार्य करता है, बात समझ में आ गई। और जैसे ही आप जो आपकी धारा मापी की सुई होती है वो बाईं ओर आ जाती है, और जैसे आप एन ध्रुव को लेकर जाते हैं तो उस स्थिति में आपकी जो सुई होती है वो दाएं हाथ की ओर चली जाती है, अर्थात धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। और जैसे आप एन को दूर लेके जाते हैं तो सुई आपकी बाएं हाथ की ओर जाती है, डिफ्लेक्ट करती है, विक्षेपण होता है, और धारा आपकी पहले से विपरीत दिशा में प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, बात समझ में आ गई। और एस में भी ऐसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक को पास लाने और दूर ले जाने में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है उसी स्थिति में आपका इसमें उत्पन्न होने वाली जो वैद्युत धारा है उसमें परिवर्तन होगा, एक वैद्युत धारा इसके अंदर उत्पन्न होगी, एक वैद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा, ठीक है। और इसमें जब वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो एक प्रेरित विद्युत धारा इसमें बहने लगती है, बात समझ में, किसके कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, बात समझ में आ गई भाई। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसमें पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेंगे कि जब किसी परिपथ में जब परिपथ से लिख दियो, बद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, बद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
यह घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यह घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है बेटा? ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसके बाद जो इसमें नियम दिया गया वो लेंज ने नियम दिया था, और लेंज ने क्या दिया था वो भी समझ लेंगे। लेंज का नियम, लेंज ने बताया कि जब किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो वह जिस कारक के कारण उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है, अर्थात जिसके कारण वह उत्पन्न होती है उसका ही विरोध करती है। ठीक है, कहने की बात यह है कि हम इसे ऐसे याद रखते हैं कि जिसके द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती है वो व्यक्ति उसी का ही विरोध कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? जैसे किसी एक दुकान पे रहने वाला उस दुकान पे कोई काम सीखता है और सीखने के बाद उस दुकान के सामने ही वही दुकान खोल लेता है। अब वो क्या हो गया? विरोध हो गया ना, कि जो काम सीखा उसी की दुकान उसके सामने खोल ली। तो ऐसे ही होता है लेंज के नियम के अनुसार कि यदि किसी कुंडली में कोई विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये लाइन लिख लेंगे इसमें लेंज के नियम में कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है, सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका कि जो लेंज का नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। कैसे? कि जब आप चुंबक को आगे पीछे करते हो, तो जब आप किसी चुंबक को आगे पीछे करते हो तो वहां पर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह यांत्रिक ऊर्जा उस परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाती है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। नेक्स्ट आपका इसमें चलता है जो इम्पोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ये डायग्राम आपने बना लिए होंगे स्टार्टिंग के डायग्राम के आपके। ठीक है, तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। अब इसमें जो है आपके दो नियम प्रतिपादित किए फैराडे ने, समझ लेंगे कि जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये पढ़ा अभी ऊपर, एक्सपेरिमेंट भी किया कि जब किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबक को आगे पीछे ले जाके क्या कर रहे हैं आप? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। तो जैसे ही परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना बंद करोगे आप, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना बंद हो जाएगी। पहला नियम समझ में आया क्या? ठीक है, दोबारा समझ लेंगे कि जब किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन करते हैं। द्वितीय नियम आपका होता है बच्चा
कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ई अनुक्रमानुपाती होता है d∅dt। दोबारा समझ लेंगे कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ई अनुक्रमानुपाती आपका हो जाएगा d∅dt। और इसे अगर हम लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं E बराबर -d∅dt। लेंज के नियम अनुसार, यह न्यूमैन का सिद्धांत भी इसे बोल देते हैं। क्या बताया था लेंज ने कहा था कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जिन कारकों के कारण उत्पन्न होता है उन कारकों का विरोध करता है। तो इसलिए जब विरोध करेगा तो कैसा चिन्ह आ जाएगा, इस पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया कि न्यूमैन का नियम लिखिए तो आप ये वाला फैराडे का दूसरा नियम लिख देंगे वहां से, और नीचे लिख देंगे कि ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में उत्पन्न परिवर्तन के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका द्वितीय नियम। अगर आपके n फेरे हैं, क्या फेरे हैं भाई, n फेरे हैं, यदि कुंडली में n फेरों की संख्या तो E बराबर -n d∅dt, E बराबर -n d∅dt। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो n फेरों के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आप इसे और देखना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E -n d ले लो आप इसे n∅, जहां पर n∅ क्या है, n∅ को फ्लक्स ग्रंथिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाएं बोलते हैं, याद रखेंगे। और इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। न्यूमेरिकल आएंगे इससे रिलेटिव कि फ्लक्स ग्रंथिकाएं क्या होती है, n∅, और इसका मात्रक आ जाएगा वेबर टर्न। भाई वेबर चक्कर n टर्न हो गया, पाई का वेबर हो गया, तो वेबर टर्न इसका मात्रक होता है। अगर हम यहाँ निर्भरता देखें कि विद्युत वाहक बल किन किन पॉइंट पे निर्भर करता है, तो नंबर 1 फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, उतना ही होता है। तो नंबर 1 फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती, अगर फेरों की संख्या घटेगी तो विद्युत वाहक बल का मान घटेगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका d∅dt, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ आ गई, क्लियर है भाई। प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, अपितु चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कभी आप ये सोचे कि भाई E जो है d∅ पर निर्भर कर रहा, कभी भी फ्लक्स पे निर्भर नहीं करता, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के निर्भर करता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आपका उत्पन्न होता है ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, चाहे प्रतिरोध कितना भी हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, इसे तो उत्पन्न होने ही होगा है। ठीक है भाई, इसे नोट कर लेंगे। अब इससे आगे हम इसमें पढ़ते हैं प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, वो हम स्टडी करते हैं। और प्रेरित विद्युत आवेश क्या होंगे इसमें, जब विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो उसमें आवेश भी उत्पन्न होंगे, उनका मान अब हम कंसिडर करेंगे। देखो, तो अगर हम कह दें कि भाई E का मान आपने ऊपर से निकाला, E बराबर होता है -n d∅dt। प्रेरित विद्युत धारा तथा प्रेरित विद्युत आवेश, ये हम पढ़ रहे हैं। तो E का मान हो गया भाई -n d∅dt। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। ठीक है, और जिसका मान कितना हुआ, E बराबर -n d∅dt। यदि जो कुंडली है आपकी उसका प्रतिरोध, संपूर्ण कुंडली का प्रतिरोध
कैपिटल आर है, तब प्रेरित धारा कितनी होती है आपकी, आई बराबर होती है स्मॉल ई बटे कैपिटल आर। तो आई बराबर हो जाएगा आपका ई का मान रख देंगे माइनस एन बटे आर डी फाइव बटे डी टी। बात समझ में आई? तो आई बराबर क्या हो जाएगा माइनस एन बटे आर डी फाइव बटे डी टी। अगर हम कहेंगे कि भाई जो आपका आवेश है, विद्युत आवेश है, प्रेरित आवेश है, जो आपका प्रेरित आवेश की बात करें तो क्यू बराबर क्या होता है आई डी टी या आई डेल्टा टी या आई डेल्टा टी। तो मीन्स क्यू बराबर हो जाएगा माइनस एन बटे आर, इसे क्या लिख सकते हैं डेल्टा फाइव बटे और गुणा डेल्टा टी। समझ में आई बात? डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, क्यू बराबर हो गया माइनस एन बटे आर डेल्टा फाइव। यदि फ्लक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, यदि फ्लक्स शुरू में तो फाइव वन रहे और फिर क्या हो गया आपके फाइव टू हो गए, पहले फाइव वन थे, फाइव वन से फाइव टू हो रहे हैं, फाइव वन से फाइव टू परिवर्तित हो रहे हैं। अगर आप ऐसे लिख दें यहाँ से तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एन बटे आर फाइव टू माइनस फाइव वन, या फिर माइनस हटाना चाह रहे तो एन फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन आर। सॉरी ये ई है क्यू है, तो आवेश कितना हो जाएगा क्यू बराबर एन ब्रैकेट में फाइव वन माइनस फाइव टू बटे कैपिटल आर। या ऐसे भी कह देते हैं आवेश की इस परिभाषा को कि कुंडली में उत्पन्न कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा प्रतिरोध के अनुपात को आवेश कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं फ्लक्स घनत्विकाओं का अंतर है। ये आपका एन फाइव वन माइनस एन फाइव टू कि जो फ्लक्स घनत्विकाओं का अंतर होता है और प्रतिरोधों का अनुपात होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। नोट कर लेंगे भाई, ठीक है। तो बच्चों बस आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, इससे आगे की क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर्स स्टूडेंट से चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि इस चैनल से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। धन्यवाद।